हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 48। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण व्यूह रचना, जिन्हें हम शिक्षण अव्यूह भी कहते हैं, कि प्रमुख शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम शिक्षण विधियों के बारे में जानने से पहले जानते हैं शिक्षण व्यूह रचना क्या है। शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु जाने से पहले यह विचार करता है कि शिक्षण कार्य को प्रभावी कैसे बनाया जाए और उसके लिए वह एक सुनिश्चित व्यूह रचना करता है। इसे ही व्यूह रचना या पाठ योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यूह रचना शिक्षक लिखित रूप में भी कर सकता है और मौखिक रूप से भी। तो व्यूह रचना के आशय को इस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें हम शिक्षण व्यूह या शिक्षण अव्यूह कहते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं, इसमें आपको यहाँ पर विभिन्न शिक्षण विधियों के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है व्याख्यान विधि। अत्यंत सरल और सस्ती विधि है व्याख्यान विधि, क्योंकि इसमें आपको व्याख्या करनी होती है, यानी कि एक्सप्लेनेशन जिसे हम कहते हैं। तो प्रयोग संबंधी सामग्री तथा अन्य सामग्रियों के अभाव में अधिकांश पाठशालाओं के पास यही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विज्ञान संबंधी वर्ष भर के पाठ्यक्रम को पूरा करके छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो व्याख्यान विधि है ये सबसे सस्ती विधि है और अधिकांश विद्यालयों में यही विधि अपनाई जाती है। और इस विधि में शिक्षक को जो पाठ पढ़ाना होता है उसके लिए पहले से वह पाठ्य वस्तु या किसी अन्य साधन से पढ़कर अपना व्याख्यान तैयार कर लेता है। फिर कक्षा में उस पाठ से संबंधित सामग्री को अपने व्याख्यान के द्वारा छात्रों के सम्मुख रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, या फिर हम कह सकते हैं उस पाठ्य वस्तु से संबंधित चीज़ों के बारे में तैयारी करके शिक्षक कक्षा में जाकर व्याख्यान विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है। वह अपना भाषण देता रहता है। भाषण भी कह सकते हैं हम, व्याख्यान को भाषण विधि भी कह सकते हैं। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बनकर उनका भाषण सुनते रहते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा लेक्चर देने से, तो यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि जब शिक्षक व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है तो छात्र एक तरह से निष्क्रिय होते हैं। वहाँ पर जो छात्र होते हैं एक श्रोता के रूप में होते हैं और उन्हें स्वयं तर्क देने, चिंतन करने या बीच में कोई शंका समाधान करने का अवसर नहीं मिलता है। शिक्षक का उद्देश्य केवल अपने तैयार किए हुए भाषण को सुनाना भर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, एक व्याख्यान विधि में एक जो शिक्षक होता है वो अपने एक तरह से जो भाषण होता है या फिर कह सकते हैं अपने व्याख्यान को छात्रों के सम्मुख तो सुनाता है, लेकिन उस समय जो छात्र होते हैं एक तरह से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि वो ना ही तर्क कर सकते हैं और ना ही चिंतन करने या फिर बीच में कोई शंका समाधान करने का अवसर उन्हें नहीं मिलता है। और छात्र उसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उन्हें विषय ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन बातों से अधिकतर वह उदासीन ही रहता है। तो इस तरह से हम देखें, छात्र जब तक शिक्षक उनसे फीडबैक ना ले, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि जो चीज़ उन्होंने व्याख्यान के माध्यम से अपने छात्रों के सामने रखा क्या उन्हें समझ में आया कि नहीं आया।
तो अब हम देखते हैं इसके शिक्षण सिद्धांत क्या हैं। व्याख्यान विधि के शिक्षण सिद्धांत क्या हैं। व्याख्यान अवयव के अधोलिखित सिद्धांत हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जो भी पाठ्य वस्तु या शिक्षक अपने शिक्षण विधि के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है उसे छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए समझाना होता है। और नंबर 2 है आपका पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। और जो भी शिक्षक पाठ्य वस्तु प्रस्तुत कर रहा है उस पर वो अधिक बल देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपनी बातों को रखने का प्रयास करता है। और नंबर 3 है इसमें छात्र सुनकर अधिक सुगमता से सीखते हैं। और नंबर 4 है अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों अन्य विषयों के साथ सहसंबंध व्याख्यान विधि के माध्यम से ही शिक्षक छात्रों को जो भी अन्य विषय हैं उसके साथ सहसंबंध स्थापित कराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी शिक्षक पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा उसका दूसरे विषयों से क्या संबंध है वो अपने व्याख्यान विधि के माध्यम से ही उसको बताता है। अब हो गया आपका शिक्षण सिद्धांत। इसके बाद हम देखते हैं व्याख्यान विधि के उपयोग। इसके द्वारा प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि के माध्यम से पाठ्य वस्तु को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, परंतु इसके उपयोग में सावधानी अधिक रखनी पड़ती है। जो भी शिक्षक इसे पढ़ा रहा है या फिर इस व्याख्यान विधि के माध्यम से अपना लेक्चर दे रहा है उसे एक तरह से सावधानी रखनी पड़ती है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के समय उसके स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक के सहायक चार्ट रेखाचित्र भी समुचित प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि व्याख्यान विधि में शिक्षक केवल व्याख्या ही कर रहा है, बल्कि उसके सामने चार्ट होना चाहिए और रेखाचित्र भी होना चाहिए जिससे वो चीज़ों को डिफाइन कर पाए। प्रत्येक बालक के पास अपनी आवश्यकता की सामग्री होनी चाहिए। जो भी बालक अधिगम कर रहे हैं उनके पास उनसे जो भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनसे संबंधित उनके पास सामग्री होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक अगर पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहा है तो उससे संबंधित उनके पास जो भी सामग्री आवश्यक है, चाहे वो पेन हो या फिर उनकी अपनी नोटबुक हो या फिर शिक्षक के द्वारा कहे गए रेखा मानचित्र या कुछ भी जो भी उसके लिए आवश्यक है वो चीज़ें होनी चाहिए। सहायक प्रश्नों की सहायता से व्याख्या में सजीवता लाई जा सकती है। तो दोस्तों अगर शिक्षक व्याख्यान विधि में मैप का प्रयोग कर रहा है तो मैप उनके पास हो तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि वो खुद भी चीज़ों को डिफाइन करना सीखेंगे जिस तरह से एक शिक्षक डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से सहायक प्रश्नों की सहायता से या प्रश्न भी पूछकर जो भी उस पाठ्यवस्तु से रिलेटेड है उससे प्रश्न पूछकर भी व्याख्यान में सजीवता लाई जा सकती है। क्लियर व्याख्यान विधि के उपयोग। अब हम देखते हैं व्याख्यान विधि के गुण। इस विधि के द्वारा पढ़ाने में बहुत कम व्यय होता है, क्योंकि इस विधि में वैज्ञानिक सामग्री अथवा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है तथा एक ही शिक्षक छात्रों की एक बड़ी संख्या को एक साथ पढ़ा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें व्याख्यान विधि के गुण क्या होते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से ये उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी वजह से अधिक व्यय नहीं होता। और साथ ही इसमें हम देखें एक बड़ी संख्या में छात्रों को एक ही शिक्षक पढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर देने पर एक शिक्षक लेक्चर दे रहा है और बहुत सारे छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर हम देखते हैं समय की बचत। इस विधि का प्रयोग करने से विषय वस्तु को संगठित रूप में एक निश्चित क्रम में पढ़ाया जा सकता है। थोड़े से समय में छात्रों को अधिक बातें बताई जा सकती हैं। ऐसा करने से समय की बचत होती है तथा यह संतोष भी होता है कि जितना समय था उस हिसाब से बहुत कुछ
पढ़ा लिया गया। समय की बचत होने के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी समय पर समाप्त करने में आसानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें समय की बचत, यही रीज़न है कि जब हमारे पास कम समय होता है तो हम शिक्षक से या अपने जो भी अध्यापक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, सर एक एक टॉपिक पे आप प्लीज़ लेक्चर ही हमें प्रोवाइड करा दीजिए। लेक्चर देने से क्या होता है कि जो चीज़ें हम बुक के माध्यम से आसानी से नहीं समझ सकते हैं उसको एक शिक्षक अपने शब्दों में आसानी से हमें बता सकता है, तो जिससे हम उन चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। और जब वही चीज़ हम बुक के माध्यम से पढ़ते हैं तो फिर वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और वो चीज़ हम अपने शब्दों में आसानी से डिफाइन कर पाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है और समय की भी बचत होती है। और नंबर 3 पे हम देखें कई परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां हैं इसमें। किसी भी विधि द्वारा पढ़ाए जाए पदार्थ विज्ञान को पढ़ाते समय बहुत सी ऐसी परिस्थितियां अथवा अवसर आते हैं जहां पे व्याख्यान विधि का प्रयोग उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, अगर बात करें शिक्षण विधियों में तो व्याख्यान विधि का प्रयोग हर शिक्षक के द्वारा किया ही जाता है, क्योंकि हर चीज़ को नोटबुक में लिखाना संभव नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको सुनकर कंठस्थ करनी होती है या फिर सुनकर समझनी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें व्याख्यान विधि की, तो व्याख्यान विधि के माध्यम से हम हर सब्जेक्ट में या हर टॉपिक को मजबूत कर सकते हैं अपने शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को आत्मसात करके। तो यहाँ पर हम देखें इसके व्याख्यान विधि का प्रयोग उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी हो जाता है। उदाहरणार्थ हम देखते हैं नंबर 1, किसी भी पाठ का प्रकरण निकलवाते समय। तो दोस्तों यहाँ पर व्याख्यान विधि में किसी भी पाठ का अगर प्रकरण निकालना उस समय भी व्याख्यान विधि उपयोगी होती है। और पढ़ाई गई वस्तु का सारांश देते समय भी, जो भी पढ़ाई गई वस्तु है उसको अगर हमें संक्षेप में बताना है तब भी व्याख्यान विधि के माध्यम से वो चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे कोई पाठ्य वस्तु हमारे शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई है और वो काफ़ी लंबी है तो शिक्षक के लेक्चर देने के बाद वो शॉर्ट लगने लगती, क्योंकि शिक्षक उन चीज़ों का निचोड़ हमें बताता है। किसी भी चीज़ को अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ पाए हैं तो उसके मेन टॉपिक क्या हैं, शिक्षक हमें वो चीज़ें बताता है जो उसके मेन पॉइंट हैं। तो इससे ये होता है कि अगर हम डिटेल में नहीं भी पढ़ पाते हैं तो चीज़ों को मेन पॉइंट क्या है उसके हम जान लेते हैं और उस चीज़ को शिक्षक जिस तरह से डिफ़ाइन किया उस तरह से हम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें प्रकरण निकलवाते समय और दूसरा पढ़ाई गई वस्तु का सारांश देते समय और नंबर 3 आपका समस्यात्मक प्रश्नों का स्पष्टीकरण देते समय। तो दोस्तों जो भी पाठ्य वस्तु शिक्षक के माध्यम से पढ़ाई जाती है तो उस पाठ्य वस्तु का जो भी स्पष्टीकरण कह सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें समझ में नहीं आई हैं तो व्याख्यान विधि के माध्यम से शिक्षक के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जिससे जहाँ जहाँ छात्रों को कठिनाइयाँ आ रही हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। जब शिक्षक अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से किसी भी पाठ्य वस्तु को अच्छे ढंग से डिफाइन करता है, फिर भी अगर कुछ चीज़ें छात्र के समझ में नहीं आती हैं तो शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और अगर वो चीज़ फीडबैक के माध्यम से नहीं समझ में आई तो फीडबैक के माध्यम से शिक्षक उसको समझाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, समस्यात्मक प्रश्नों का स्पष्टीकरण देते समय भी व्याख्यान विधि का प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं नंबर 4 है प्रयोग संबंधी निर्देशन देते समय। प्रयोग संबंधी निर्देशन में कोई भी, यहाँ पर अगर हम बात करें किसी प्रयोगात्मक विषय की तो विज्ञान विषय की बात करें तो जब भी हम किसी भी टॉपिक पर प्रयोग करते हैं तो उस समय भी शिक्षक के द्वारा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है निर्देशन के रूप में। शिक्षक हमेशा जिन जिन गलतियों को करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन चीज़ों पर हमेशा निर्देशन देता है कि हमें ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर हमें ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम देखें किसी भी पाठ्य वस्तु के प्रकरण निकालते समय या फिर हम कहें पढ़ाई गई वस्तु का सारांश देते समय या फिर समस्यात्मक प्रश्नों का स्पष्टीकरण देते समय या फिर प्रयोग संबंधी निर्देशन देते समय, इन सभी जगहों पर शिक्षक के माध्यम से
व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रहा है। अगर आप भी एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, जब आप अपने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जहाँ पे छात्र नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ आप फीडबैक के माध्यम से, स्पष्टीकरण के द्वारा व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पर खाली करेंगे, आपको व्याख्यान विधि का प्रयोग हमेशा ही करना पड़ता है, क्योंकि जब तक बच्चे को समझ में नहीं आता आप अपनी भाषा के माध्यम से छात्र को समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अधिक सरल और सुविधाजनक, नंबर 4 पॉइंट है। नंबर 3 तक तो हमने देखा कई परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी। अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट, अधिक सरल और सुविधाजनक। यह विधि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए ही अधिक सरल और सुविधाजनक है। शिक्षक को इस विधि द्वारा पढ़ाने में ना तो बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ती है और ना ही प्रयोग प्रदर्शन ही करना पड़ता है। तो अधिक यहाँ पर व्याख्यान विधि में क्या होता है, बहुत प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही प्रदर्शन करने की आवश्यकता। शिक्षक अपने शब्दों में, अपने सरल शब्दों में कह सकते हैं, चीज़ों को किस तरह से डिफाइन करता है, उसे व्याख्यान विधि के माध्यम से अपने छात्रों को किस तरह से समझाना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यह इसके अतिरिक्त छात्रों को भी प्रयोग आदि करने से छुट्टी मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि शॉर्ट तरीका एक तरह से, जहाँ पर कम समय है शिक्षक के पास और छात्रों के पास एग्जाम आने वाले हैं, तो उस कंडीशन में ना ही शिक्षक के पास समय होता है कि वो चीज़ों को प्रयोग के माध्यम से समझाए और ना ही छात्रों के पास। तो ऐसी कंडीशन में शिक्षक व्याख्यान विधि के माध्यम से छात्रों को समझाता है और उन्हें परीक्षा संबंधी सभी प्रकार का ज्ञान केवल भाषण सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जहाँ पर समय कम है तो वहाँ पर शिक्षक व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए छात्रों को भाषण के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास करता है और उन्हें ये केवल लेक्चर सुनने मात्र से ही चीज़ों के बारे में सही ढंग से पता चल जाता है। अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट तक तो हम देख चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से किस तरह से देखा कि आर्थिक दृष्टि से भी ये उपयोगी है और समय की भी बचत करता और कई परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। जहाँ पर हमने देखा था कि पाठ का प्रकरण निकलवाते समय और पढ़ाई गई वस्तु का सारांश देते समय, समस्यात्मक प्रश्नों का स्पष्टीकरण देते समय और प्रयोग संबंधी निर्देशन देते समय, और अधिक सरल और सुविधाजनक किस स्थिति में होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं व्याख्यान विधि के दोष। तो व्याख्यान विधि के निम्नलिखित दोष हैं। अब है नंबर 1, अमनोवैज्ञानिक। तो एक तरह से हम जो व्याख्यान विधि होती है वो अमनोवैज्ञानिक होती है। यह विधि विषय को अधिक महत्व देती है। यह विधि विषय को अधिक महत्व देती है। इसमें बालक की रुचियों, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और अभिरुचियों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो व्याख्यान विधि होती है कहीं ना कहीं अमनोवैज्ञानिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर शिक्षक का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि हम अपने पाठ्य वस्तु को व्याख्या के माध्यम से छात्रों के समक्ष कैसे रखें। उन्हें यहाँ पर ये बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि छात्र की रुचि क्या, छात्र की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अमनोवैज्ञानिक हो जाती है। यहाँ बालक एक श्रोता मात्र ही रहता है जो निष्क्रिय रूप से बैठे बैठे अध्यापक का भाषण सुनता रहता है। तो इस प्रकार यह विधि मनोवैज्ञानिक नियमों से के प्रतिकूल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे जो छात्र होते हैं वो एक श्रोता के रूप में होने के नाते कहीं ना कहीं छात्र एक तरह से रुचि नहीं रख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो सक्रिय नहीं होते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर हम देखें मनोवैज्ञानिक नियमों के प्रतिकूल होती है। अब हम देखते हैं नंबर 2 है मानसिक शक्तियों का उचित रूप से विकास नहीं। तो इस विधि में विद्यार्थी बैठे बैठे जो अध्यापक कहता है उसे ही मानकर सुनता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से छात्र को केवल श्रोता के रूप में रहना रहता है, उन्हें स्वयं तर्क करने का अवसर नहीं मिलता है, अतः इनकी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे छात्र निष्क्रिय होने के नाते शिक्षक से कोई प्रश्न भी नहीं पूछता है, तो इस वजह से उसका जो मानसिक विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है।
अब हम देखते हैं नंबर 3, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोग संबंधी कार्य को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक केवल लेक्चर देता है, छात्र सुनते हैं। तो करो और सीखो जैसी उपयोगी सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना की जाती है, और यही कारण है कि इस विधि द्वारा पुस्तक संबंधी शाब्दिक ज्ञान तो हो सकता है, परंतु जिस तरह विज्ञान को सुना देखा व्यवहार में लाया जा सकता है उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो दोस्तों एक तरह से ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छात्र कोई क्रिया नहीं कर रहा, वो कुछ अपने माध्यम से या अपने कार्यों के माध्यम से नहीं सीख रहा। तो यही रीजन है कि यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर नहीं हो पाती है। अब हम देखें नंबर 4, विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के प्रतिकूल। तो दोस्तों जो भी विज्ञान शिक्षण है उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसके प्रतिकूल है, क्योंकि जो विज्ञान है वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है वो करके सीखने की बात नहीं कर रही है, वो केवल छात्र को एक श्रोता के रूप में रख रही है, बस वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठकर सुनता है। तो यही रीजन है कि जो विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं उसके ये प्रतिकूल हो जाती है। तो इस विधि द्वारा ना तो छात्रों में वैज्ञानिक विधि उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उन्हें वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को हल करने अथवा चिंतन करने की प्रशिक्षण मिलता है। अतः यह विधि तो उद्देश्यों की पूर्ति के स्थान पर इनकी पूर्ति में बाधा ही बनकर खड़ी होती है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर जो छात्रों का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए वो उद्देश्य पूर्ण ना होकर के एक बाधा बन जाता है, कि जिस तरह से यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए वहाँ प्रयोग ना होकर के केवल लेक्चर के माध्यम से शिक्षक उन्हें समझा दे रहा है, बता दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कहीं ना कहीं इसका जो हम देख रहे थे यहाँ पर दोष क्या क्या हुआ, अमनोवैज्ञानिक हुआ और मानसिक शक्तियों का उचित रूप से विकास भी नहीं हो रहा और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है, और विज्ञान शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो भी उसके प्रतिकूल है। एक तरह से कह रहे हैं यहाँ पर विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के प्रतिकूल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो विज्ञान होता है वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान ना होने के कारण ये सिद्धांत यहाँ पे पूर्ण नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये इसके प्रतिकूल है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने देखा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में हमने उसके गुण भी देखे, दोष भी देखे। अब हम देखेंगे प्रदर्शन विधि। नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पे प्रदर्शन विधि के देखते हैं हम। प्रदर्शन विधि क्या है? अधिगम प्रक्रिया में यदि केवल अमूर्त विषय वस्तु के विषय में ज्ञान दिया जाए तो वह मस्तिष्क में अस्थायी नहीं रह पाता। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि विषय वस्तु में अगर हम केवल अमूर्त चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रदान करें तो वो एक तरह से जो हमारा मस्तिष्क है उसमें अस्थायी नहीं रहता, क्योंकि जो चीज़ें हम देखकर या सुनकर या फिर करके सीखते हैं वो चीज़ें अस्थायी होती हैं, लेकिन अगर हम अमूर्त चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें तो वो अस्थायी नहीं होता है, इसके मूर्तपन अस्थायी। यहाँ पर हम देखें इसके विपरीत अगर हम मूर्तपन की बात करें या जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं वो चीज़ें अस्थायी होती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें हम अप्रत्यक्ष रूप से सुनते समझते हैं वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में अस्थायी होती हैं, लेकिन जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते सुनते समझते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अस्थायी होती हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं पदार्थ विज्ञान में यह अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी विधि है। पदार्थ विज्ञान में ये अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी विधि है, इसलिए शिक्षक द्वारा सुनकर नहीं पढ़ाया जा सकता है। शिक्षक द्वारा सुनाकर नहीं पढ़ाया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर व्यवहारिक विषय है, जो पदार्थ विज्ञान की बात हो रही है वो एक व्यवहारिक विषय, इसलिए शिक्षक द्वारा सुनाकर नहीं पढ़ाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि छात्र जो कुछ सीखे वह प्रयोग के आधार पर सीखे। पदार्थ विज्ञान में क्या है कि जो भी छात्र चीज़ें सीखे वो प्रयोग के आधार पर सीखे, अपने अनुभव के आधार पर सीखे। तो इस विधि में शिक्षक पाठ्य वस्तु पढ़ाने के साथ साथ संबंधित सभी आवश्यक प्रयोग स्वयं करके दिखाता है। तो दोस्तों एक तरह से शिक्षक प्रयोग के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य
प्रदान करता है। तो किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञान कराता है। तो यहाँ पर हम देखें प्रत्यक्ष रूप से जिस वस्तु के बारे में शिक्षक पढ़ा रहा है उसके बारे में एक एक चीज़ें वो डिफाइन भी कर रहा है, उसको चीज़ों को वो दिखा रहा है, चाहे वो उसका मॉडल ही क्यों ना हो। किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञान कराता है। विद्यार्थी अपने साथ यहाँ पर हम देखें विद्यार्थी अपने स्थान पर बैठे बैठे ही विभिन्न उपकरणों का प्रयोग एवं क्रियाओं को देखते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें शिक्षक प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहा है और यहाँ पर हम देखें इस तरह से अपने पाठ्य वस्तु के बारे में सुनते भी हैं और आंखों से देखते भी हैं। तो शिक्षक प्रयोग के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो छात्र बैठे हैं वो कान से सुन भी रहे हैं और आंखों से देख भी रहे हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए अस्थायी होंगी, उन्हें इसमें सक्रिय रूप से भागीदार भी बनाया जाता है, सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब शिक्षक प्रयोग कर रहा है तो वो उनसे क्वेश्चन भी पुटअप कर रहा है, क्योंकि जब उसने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया था तो वो चीज़ें उसने छात्रों को बताई थी। तो यहाँ पर जब वो प्रयोग के माध्यम से चीज़ों को दिखा रहा है और बता भी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से जहाँ पर जो छात्र थे वो जो छात्र एक तरह से अधिगम कर रहे हैं वो सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि व्याख्यान विधि के माध्यम से एक बार वो सुन चुके हैं। अब चीज़ों को करके दिखाने पर वो उसको चीज़ों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो सक्रिय हो गए हैं और शिक्षक प्रदर्शन करते समय प्रश्न पूछता रहता है और छात्रों की रुचि योग्यता के अनुसार प्रदर्शन में सहायता भी लेता रहता है। तो दोस्तों एक तरह से अब यहाँ पर छात्र रुचि ले रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षक के माध्यम से व्याख्यान विधि की गई थी इसके पूर्व और उसके बाद वहाँ पर प्रयोग भी किया जा रहा है। तो प्रयोग के माध्यम से अब छात्रों को शिक्षक के द्वारा जो भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया उसमें अब उन्हें रुचि आ रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका शिक्षण सिद्धांत। प्रदर्शन विधि क्लियर हो गई। प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि चीज़ों को दिखाकर छात्रों को उसके बारे में डिफाइन किया जाता है और छात्र उसमें रुचि लेते हैं, क्योंकि वो प्रयोग उनके आंख के सामने हो रहा है। क्लियर। अब हम देखते हैं शिक्षण सिद्धांत क्या है आपके प्रदर्शन विधि के। प्रदर्शन अवयवों के निम्नलिखित सिद्धांत। इस विधि की यह धारणा है कि कौशल का विकास अनुकरण से भली प्रकार किया जा सकता है। तो कौशल का विकास अनुकरण का मतलब होता है देख कर सीखना, मतलब करके सीखना, देख कर सीखना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुकरण करने से, अनुकरण करके या देख कर सीखने से छात्रों में विकास हो रहा है। इस एक तरह से एक कौशल का कि किसी भी चीज़ को हम देखकर कैसे सीखते हैं। अब हम देखें नंबर 2 पॉइंट इसमें क्या दे रहा है, अनुकरण के प्रत्यक्षीकरण का अवसर दिया जाता है। अनुकरण के प्रत्यक्षीकरण का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को देखकर सीखने का छात्रों को यहाँ पर अवसर मिल रहा है। अब देखते हैं उपयोग क्या है। उपयोग में हम देखेंगे इस शिक्षण अवयोग के सामान्य स्तर तथा उससे स्तर के छात्रों के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर उपयोग में देखेंगे हम तो सामान्य स्तर के छात्रों के लिए भी और उससे एक तरह से जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्राध्यापकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रशिक्षण जो भी आप जैसे कि आप हैं
आप भी तो एक प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस तरह के प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को अपने भविष्य में जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो पढ़ाना रहेगा। और आज आप प्रशिक्षण के माध्यम से आपके जो शिक्षक हैं उनसे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सीखते हैं कि किस तरह से हमें अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अपने छात्रों को बताना है, किस तरह से फीडबैक लेना है, किस तरह से पुनर्वलन का प्रयोग करना है, कहाँ पे हर चीज़ें आप एक तरह से, ये सारी चीज़ें तो अगर हम बात करें तो बुक में भी हैं, लेकिन बुक में रहने से वो चीज़ें हमें समझ में तब आएंगी जब हम उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अपने शिक्षक जो भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, एक तरह से चाहे वो आपका क्लास टीचिंग हो जिसमें आप माइक्रो टीचिंग जिसे हम कह सकते हैं, या फिर आप जब आप जाएंगे किसी भी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने, तो वहाँ पर उन सब चीज़ों को आप अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से, शिक्षण कौशलों के माध्यम से किस तरह से आप एक तरह से आप वहाँ व्यवहारिक चीज़ों को सीखेंगे और साथ ही प्रयोग करके, एक तरह से वो आपका प्रयोग ही है कि आप शुरू में जब आप शिक्षण कार्य करते हैं जाके स्कूलों में, एक तरह से जब आपका टीचिंग लगता है तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से आपके लिए एक नए नए अनुभव होते हैं कि किस तरह से वहाँ पर आपका एक अनुकरण था कि जिस तरह से हमें शिक्षक बता रहे थे उस तरह से हमें सीखना, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, प्रयोग है कि किस तरह से हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाएं जिससे कि हम जो भी हमारे छात्र हैं वो अच्छे ढंग से सीख पाएँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे उपयोग की। तो प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्राध्यापकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष के मध्य तथा निम्न स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। एक तरह से यहाँ पे ज्ञानात्मक और क्रियात्मक ज्ञान की भी वृद्धि होगी और जो हम अपने प्रयोग के आधार पर सीख रहे हैं उससे भी हमारा एक तरह से क्रियात्मक पक्ष भी मजबूत होगा। और इस शिक्षण व्यू की प्रमुख विशेषता तथा उपयोगिता यह है कि इससे शिक्षकों को पाठ्य विकसित करने के लिए क्रमबद्ध सोपानों का बोध होता है। क्लियर? एक तरह से क्रमबद्ध सोपान जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते हैं। प्रदर्शन विधि में जहाँ पर हम छात्रों को, अगर आप एक छात्राध्यापक हैं तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सीख भी रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूलों में जाते हैं अपने शिक्षण कार्य के लिए टीचिंग के टाइम पे, तो उस समय आप क्रमबद्ध तरीके से छात्रों को कैसे बताया जाए कि उन्हें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना आ जाए या फिर वो अधिगम कर लें। तो यहाँ पर आप एक शिक्षक के रूप में होते हैं, इसलिए शिक्षक की तरह ही आपको व्यवहार करना होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रदर्शन विधि के गुण क्या हैं। प्रदर्शन विधि के निम्नलिखित गुण होते हैं। सक्रिय वातावरण। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि में क्या था, एक तरह से सक्रियता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षक था वो व्याख्यान तो दे रहा था, लेकिन वहाँ पे छात्र जो थे वो ना तर्क कर सकते थे, ना ही किसी चीज़ के लिए प्रश्न पूछ सकते थे, बस एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो प्रदर्शन विधि है वो एक सक्रिय वातावरण पैदा कर रही है, क्योंकि छात्र यहाँ पर सीखने में रुचि ले रहा और जो शिक्षक है वो सिखाने में। तो एक तरह से जो सक्रिय वातावरण पैदा हो रहा है इस विधि में, छात्र व्याख्यान विधि की तरह निष्क्रिय श्रोता बनकर प्रयोग और क्रियाओं का प्रदर्शन करने के लिए सक्रिय रहते हैं। जिस तरह से व्याख्यान विधि में हमने देखा कि निष्क्रिय श्रोता ना बनकर प्रयोगों और क्रियाओं का प्रदर्शन करने के लिए सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले ही हम बता चुके हैं कि व्याख्यान विधि में वो निष्क्रिय श्रोता होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर प्रदर्शन विधि की बात करें तो वो सक्रिय है, क्योंकि वो अपनी आंखों से प्रयोग को देख रहे हैं। तो एक तरह से वो चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो एक तरह से उनके अंदर सक्रियता है। अध्यापक पूरी कक्षा को सक्रिय रखता है। इसमें प्रदर्शन विधि में क्या होता है, पूरी कक्षा सक्रिय रहती है। आपने देखा होगा जब भी किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से, या फिर आप भी जब अपने छोटी क्लास में रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जब कोई भी प्रयोग होता था तो शिक्षक के पास हम सब एक तरह से या तो उनके चेयर के पास
उनको घेर कर खड़े हो जाते थे, या फिर कक्षा में बैठ कर ही शिक्षक जब अपनी टेबल पर चीज़ों के बारे में प्रयोग करता था तो उसको बड़ी ध्यान से देखते थे, क्योंकि वहाँ पर हम चीज़ों को देख रहे हैं तो देखने में एक तरह से हमारी जो सक्रियता बनी रहती है, कह सकते हैं। अब हम देखें नंबर 2, मानसिक विकास में सहायता। इस विधि से छात्रों को निरीक्षण, तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। और नंबर 3 हम देखें तो अध्यापक के कार्य में सहायता। अध्यापक को इस विधि में प्रयोग तथा क्रियात्मक कार्य करने में परिश्रम करना पड़ता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर शिक्षक को परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रयोग करते समय कुछ भी गलतियाँ होंगी तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है, या फिर कह सकते हैं बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रदर्शन विधि के गुण, और इसके बाद हम देखेंगे दोष। तो अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है तीसरा पॉइंट, अध्यापक के कार्य में सहायता। अध्यापक को इस विधि में प्रयोग तथा क्रियात्मक कार्य में परिश्रम करना पड़ता है, परंतु यह परिश्रम मौखिक रूप से माथापच्ची करने वाले परिश्रम की तुलना में बहुत कम होता है और इसका परिणाम भी आशाजनक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, एक तरह से प्रयोग के माध्यम से चीज़ों को डिफाइन करना शिक्षक के लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है, छात्रों को समझने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो उसे देख रहे हैं। देखने से चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, तो इसका परिणाम भी क्या होता है, आशाजनक होता है। अब हम देखें नंबर 4, स्पष्ट और अस्थायी ज्ञान। इस विधि में छात्रों की रुचि अधिक होती है, क्योंकि वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें देखते भी हैं। इस तरह एक और जहां प्राप्त किए हुए ज्ञान को ग्रहण करने में आसानी होती है, वहीं दूसरी ओर वह अधिक अस्थायी और उपयोगी होता है। अब हम देखें नंबर 5 है, नंबर 4 स्पष्ट और अस्थायी ज्ञान तो क्लियर है, क्योंकि चीज़ों को देख सुनकर समझना आसान होता है। तो नंबर 5 है बचत का साधन। वर्तमान समय में प्रदर्शन विधि ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। इस विधि द्वारा कम खर्च में विद्यार्थी को प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ देखने, सुनने और अध्यापक की सहायता करके प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर बचत का ये साधन है। तो प्रदर्शन विधि के दोष देख लेते हैं। प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। प्रदर्शन विधि में क्या हो रहा है, प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव है। यहाँ पर शिक्षक प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन छात्र क्या है, छात्र अपनी जगह बैठ कर देख रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है। ये इसका क्या है, दोष है। इसलिए उनमें प्रयोग करने तथा स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता का विकास नहीं हो पाता है। अब हम देखें नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमियां क्या हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस विधि में काफ़ी कमियां देखने को मिलती हैं। कार्य करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के लिए इनमें कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर शिक्षक के द्वारा ही प्रयोग किया जा रहा है, छात्रों के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो इसलिए कार्य करके सीखने के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसमें अधिकांशतः अध्यापक ही सक्रिय रहता है। यह विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित होती है। तो इस विधि से छात्रों की तमाम प्रवृत्तियों को ठीक से पनपने का अवसर नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें, देखो, सुनो और समझो की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्र स्वयं तो प्रयोग कर नहीं रही है, जिसके यहाँ पर जो भी छात्र हैं स्वयं प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो छात्रों की अपनी खुद की प्रवृत्तियां हैं वो ठीक से पनपने का उन्हें अवसर नहीं मिलता। और इस विधि से छात्रों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं वो कंपैरिजन करके नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब वो स्वयं के द्वारा करके सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से उनके अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित भी होता था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि कम सफलता दिखाने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये भी असफल मानी गई, क्योंकि इसमें शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया गया, ना कि छात्रों के द्वारा। अब हम देखते हैं नंबर 3 है ऐतिहासिक विधि। तो दोस्तों इसके पहले हमने क्या क्या देखा, व्याख्यान विधि देखी और प्रदर्शन विधि देखी। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक विधि।
विज्ञान शिक्षण में कुछ विधियां ऐसी हैं जिनका कभी कभी ही प्रयोग होता है। ना तो शिक्षा जगत से संबंधित व्यक्ति ही उनके विषय में सचेत रहते हैं और ना ही शिक्षक। तो इस विधि का केवल सैद्धांतिक महत्व, तो ऐतिहासिक विधि का केवल सैद्धांतिक महत्व है। इस विधि में पाठ्यवस्तु के ऐतिहासिक पक्ष को ही उजागर करना होता है। जो भी ऐतिहासिक पक्ष है उसको उजागर करना होता है। इससे ज्ञान के क्रमिक विकास का पता चलता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक विज्ञान विकास के जिन चरणों से गुजरा उसका क्रमबद्ध इतिहास बालकों के सम्मुख रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भी आज प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भी विज्ञान के चरण रहे हैं वो किस तरह से गुजरे हैं उनका क्रमबद्ध रूप से इतिहास बालकों के सम्मुख रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है इतिहास विधि में, ऐतिहासिक विधि में। अब हम देखते हैं प्रयोगशाला और प्रदर्शन विधि में अंतर। प्रयोगशाला और प्रदर्शन विधि में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 है, यहाँ पर हम देखें शिक्षण के क्षेत्र की नई विधियों के प्रकाश में आने से इसके क्षेत्र में क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें प्रयोगशाला और प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि में क्या अंतर है इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि प्रदर्शन में भी कहीं ना कहीं प्रयोग छिपा हुआ है। तो प्रयोग विधि में छात्र शैक्षिक क्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं। जो भी प्रयोग विधि होती है उसमें छात्र स्वयं भाग लेता है, लेकिन जो प्रदर्शन विधि होती है, प्रदर्शन विधि के अंतर्गत किसी वैज्ञानिक घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें शिक्षक भाग लेता है, ना कि छात्र। शिक्षक के अपने प्रदर्शन के माध्यम से छात्र को के सम्मुख रखते हैं उस चीज़ों को। इस प्रकार इन दोनों विधियों के अंतर्गत क्रिया को देखने तथा करने में शैक्षिक अनुभव का अंतर पाया जाता है। एक तरह से क्रिया को करके सीखने में और क्रिया देखकर सीखने में थोड़ा सा शैक्षिक अंतर होता है। अब हम देखें नंबर 2, प्रयोग विधि स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है और प्रदर्शन विधि में छात्र दृष्टा बने रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयोग विधि में छात्र स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं, लेकिन प्रदर्शन में छात्र दृष्टा बने रहते हैं, दृष्टा बने रहते हैं। अब हम देखें नंबर 3 है, प्रयोग विधि के अनुसरण से अपेक्षाकृत छात्रों को अधिक अवसरों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामतः अधिक धन की जरूरत पड़ती है। इसकी अपेक्षाकृत प्रदर्शन विधि कम खर्चीली होती है। तो दोस्तों हम बात करें प्रदर्शन विधि में केवल शिक्षक ही प्रयोग के आधार पर प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों को अनुकरण के द्वारा सिखाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें प्रयोग की, तो प्रयोग में जो छात्र होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को प्रयोग करके सीखते हैं। तो एक तरह से ये यहाँ पर जो छात्र हैं या फिर कह सकते हैं यहाँ पर धन की ज़रूरत अधिक होगी, क्योंकि अधिक छात्र हैं तो धन की आवश्यकता भी अधिक होगी व्यक्तिगत रूप से प्रयोग के लिए। अब हम देखिए नंबर 4 है, प्रदर्शन विधि की तुलना में प्रयोग विधि में छात्रों को उपकरण व्यवस्थित करना, विशुद्ध प्रेक्षण लेना और व्यवस्थित काम का अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रदर्शन की तुलना में छात्र यहाँ पर स्वयं अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें हर चीज़ को व्यवस्थित करने का ज्ञान प्राप्त होता है और साथ ही वो अधिक अभ्यास कर पाते हैं। प्रदर्शन के माध्यम से वैज्ञानिक घटनाओं को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम देखें नंबर 5 है, प्रयोग विधि के माध्यम से छात्रों में प्रयोगशाला संबंधी कौशलों का अभाव रहता है। तो एक तरह से जो छात्र हैं वो प्रयोग ना करने की वजह से केवल प्रदर्शन के माध्यम से सीखते हैं, तो उनके अंदर जो प्रयोगशाला संबंधी कौशल हैं उनका अभाव रहता है। नंबर 6 हम देखें प्रदर्शन विधि की तुलना में प्रयोग विधि में शिक्षक छात्रों को प्रयोग कराने में अधिक समय और शक्ति का उपभोग करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रदर्शन विधि में क्या हुआ, शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से प्रयोग करके छात्रों को दिखा दिया गया, लेकिन जहाँ पे छात्र स्वयं प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर समय अधिक लगेगा, क्योंकि छात्र तो व्यक्तिगत रूप से जो उनके अंदर भिन्नता होगी उसके आधार पर प्रयोग उनका समय लेगा, जबकि जो शिक्षक है वो केवल अपनी क्षमता के आधार पर प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता के नाते छात्रों में अधिक समय लगता है और शक्ति का भी अधिक उपभोग होता है। अतः कहा जा सकता है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में प्रदर्शन और प्रयोग ये दोनों कही जा सकती हैं।
पहले शिक्षक छात्रों को वैज्ञानिक घटना का प्रदर्शन करके दिखाए तथा फिर उन्हें प्रयोग करने में सहायता प्रदान करें। एक तरह से यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही परिस्थितियों में प्रदर्शन और प्रयोग ये दोनों विधियां स्वयं में पूर्ण नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? तो पहले इसमें शिक्षक छात्रों को वैज्ञानिक घटना का प्रदर्शन करके दिखाए, उसके बाद उन्हें प्रयोग करने में सहायता भी प्रदान करे। एक तरह से यहाँ पर प्रदर्शन के माध्यम से सबसे पहले शिक्षक उन्हें प्रयोग करके दिखाए, उसके बाद छात्र स्वयं प्रयोग के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर पाठ्य वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही विधियां स्वयं में पूर्ण तभी होंगी जब एक छात्र दोनों ही चीज़ों को अच्छे से जानेगा, सुनेगा और समझेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा आज व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि और ऐतिहासिक विधि और प्रयोगशाला और प्रदर्शन विधि में अंतर। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी और कमेंट के माध्यम से हमें आप ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। और साथ ही इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।